सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मास्यूटिकल टेक्निकल टॉक्स। फार्मास्यूटिकल टेक्निकल टॉक्स की जो न्यू लर्निंग वीडियो सीरीज है, जिसको हमने अभी स्टार्ट किया रिसेंटली, कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन, उसका ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैलिडेशन क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं, इसके सब टाइप्स कितने हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट एंड रीवैलिडेशन, किस कंडीशन में हम करते हैं और क्यों करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द वैलिडेशंस, वैलिडेशंस के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशंस के क्या इम्पोर्टेंस है, वो इसमें हम बात करेंगे। देन कंप्यूटराइज सिस्टम एश्योरेंस एंड कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और आजकल जो ये न्यू टर्मिनोलॉजी ये क्यों आई है और हमको कौन सा अप्रोच यूज करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसमें कि जो हमारे वैलिडेशंस की जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि वैलिडेशंस में क्या क्या होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन में क्या क्या होगा, तो इसमें हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि वैलिडेशंस क्या होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन कैसे करते हैं, उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्यों है, और ये इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सब कुछ जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैलिडेशन क्या है? तो वैलिडेशन इज एक्शन ऑफ प्रूविंग, मींस मतलब ये किसी चीज को प्रूव करने का एक्शन है, अश्योर करने का। तो वैलिडेशन इज एक्शन ऑफ प्रूविंग दैट समथिंग इज कंसिस्टेंटली मीट्स द रिक्वायरमेंट और मीट्स द प्रोड्यूस द क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली। मतलब जहां पर भी वैलिडेशंस का वर्ड आएगा वहां पर हमको कंसिस्टेंटली वर्ड को ही यूज करना है। कंसिस्टेंटली मतलब वैलिडेशन मींस कंसिस्टेंटली, मतलब किसी चीज को अगर हमको चेक करना है क्या वो चीज कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रही है या क्या वो चीज कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं वैलिडेशंस। तो वैलिडेशंस का जो गाइडलाइन में डेफिनेशन दिया है वो एक इस तरह से दिया है कि वैलिडेशन इज अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस which provide a high degree of assurance that a specific process will consistently meeting its predetermined specification and quality attributes। मतलब जो पहले से ही हमने डिफाइन किए हुए हमारे स्पेसिफिकेशंस है उसको ये कंसिस्टेंटली मीट करे, तो इसको हम वैलिडेशन कहते हैं। और यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मतलब कि हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वैलिडेशन में वो सारी प्रोटोकॉल बेस्ड होना चाहिए। और वैलिडेशन कितने टाइप का होता है? तो वैलिडेशन जनरली 4 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट होता है प्रोसेस वैलिडेशन, सेकंड होता है क्लीनिंग वैलिडेशन, थर्ड होता है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन एंड फोर्थ होता है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम वैलिडेशन। तो ये 4 टाइप के वैलिडेशन है। इनको अगर एक सब कैटेगरी इसका एक और होता है जिसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट एंड रीवैलिडेशन। तो ये एक सब कैटेगरी है। लेकिन जब मेनली जो वैलिडेशन है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। तो अगर देखा जाए तो सारे के सारे एक दूसरे से लिंकअप करते हैं। जैसे कि प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है? प्रोसेस वैलिडेशन में एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती है। जैसे कि ये आप अगर देखेंगे कि ड्राइंग प्रोसेस हो रही है, आप देखेंगे ग्रेन्युलेशन प्रोसेस हो रही है, ग्रेन्युलेशन में भी वेट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन, इस तरह से प्रोसेस हो रही है। आपका कंप्रेसिंग हो रहा है, मतलब आपका टेबलेट पंच हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है वहां पर टेबलेट का। देन उसके बाद कोटिंग हो रहा है, तो कोटिंग भी एक प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम फिजिकली देख नहीं सकते, मतलब हमको प्रोसेस दिखेगा नहीं। इसका मतलब कि वहां पर कोई प्रोसेस हो रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोसेस वैलिडेशन। मतलब और कंसिस्टेंटली अगर वो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब किसी प्रोसेस को फॉलो करके, तो किसी प्रोसेस को फॉलो करके हमको अगर कोई प्रोसेस प्रोडक्ट कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, इट मींस कि हमारा जो प्रोसेस है वो रोबस्ट है, वो कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। देन अगर देखा जाए तो इसी में सारी चीजें मिली हुई है कि हम जब किसी प्रोसेस, अब हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? प्रोसेस को हम देख नहीं सकते क्योंकि प्रोसेस को हम मेजर कर सकते हैं। अगर प्रोसेस को मुझे देखना है तो मैं उसको यूं प्रोसेस को देख नहीं सकता कि ड्राइंग हुआ कि नहीं हुआ, या वेपराइज होके उड़ रहा है, या फिर आपका कंप्रेशन में जो हार्डनेस का जो फोर्स लग रहा है वो मुझे दिखेगा नहीं। लेकिन मैं उसको मेजर कर सकता हूँ थ्रू अ टेम्परेचर सेंसर, थ्रू अ हार्डनेस, जो टेस्टर है, हार्डनेस सेंसर है, उसके थ्रू मैं इसको इवैल्यूएट कर सकता हूं कि मेरा जो प्रोसेस का पैरामीटर है वो प्रॉपरली मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पर
मेजर कर सकते हैं किसी थ्री के। लेकिन अब मेजर करने के लिए हमको कुछ ना कुछ वहां पर चीजें लगने वाली है, जैसे कि अगर मेजर करना है तो मुझे इक्विपमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में उसका कंट्रोलर है, तो इस तरह से मुझे रिक्वायरमेंट लगने वाली है। अब अगर इसी को कंटिन्यू हम करें तो प्रोसेस वैलिडेशन क्या है कि हम जहां पर एक किसी प्रोसेस, एक इक्विपमेंट, एक ह्यूमन, अगर ये तीनों मिलकर किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और अगर हमको रिजल्ट कंसिस्टेंटली डिलीवर हो रहा है तो दैट इज द प्रोसेस वैलिडेशन। बट अगर हमारा जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट हमको कंसिस्टेंटली नहीं मिल रहा है, इट मींस कि हमारा प्रोसेस हमको वेरिएबिलिटी दे रहा है। क्या हो रहा है कि किसी बेच में हमारा रिजल्ट हायर साइड आ रहा है, किसी बेच में हमारा लोअर साइड आ रहा है, कंटिन्यूसली हमारा रिजल्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो इट मींस कि ये हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन ये तो हुआ हमारा प्रोसेस वैलिडेशन। लेकिन अभी अगर हमने प्रोसेस किया है किसी को, मतलब एक इक्विपमेंट के ऊपर अगर हमने किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है तो उसको क्लीन भी करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको क्लीन करना है तो वहां पर, क्योंकि मैं नया प्रोडक्ट बनाऊंगा, अगर मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट को बनाना है तो मुझे पहले प्रीवियस प्रोडक्ट को क्लीन करना पड़ेगा। तो मेरा जो प्रीवियस प्रोडक्ट है उसको मुझे क्लीन करना है, तो वहां पर मैं क्लीनिंग प्रोसीजर यूज करूंगा। तो अभी भी यहाँ पर फिर से एक प्रोसीजर यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस बार क्या कर रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोसीजर नहीं यूज कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग जो हो चुका है प्रोडक्ट उसको क्लीन करने के लिए प्रोसीजर यूज कर रहा हूं। अभी क्या वो मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर कंसिस्टेंट प्रीवियस प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए मुझे क्लीनिंग वैलिडेशन करना पड़ता है। तो इसलिए हम ये प्रोसेस वैलिडेशन और क्लीनिंग वैलिडेशन में ये मेन डिफरेंस है। अब हमारा जो थर्ड आता है वो होता है मेथड वैलिडेशन। तो मेथड वैलिडेशन में क्या होता है कि अभी सपोज हमने एक प्रोडक्ट को बनाया है, लाइक एक प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है हमारे प्रोसेस के थ्रू, उसी प्रोसेस में हमको क्या हुआ है, प्रोडक्ट हमको मिला है। अभी क्या वो क्वालिटी पैरामीटर्स हमने जो प्री डिफाइन किए हैं उसको वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हमको मेजर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, हमको मेजर करने के लिए एक मेथड का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब मेथड हमको कहां से मिलेगा, जो R&D आइडियल ऑलरेडी डेवलप करके देता है, उस मेथड के थ्रू हमको उसको चेक करते हैं। अब क्या वो मेथड जिससे मैं उस प्रोडक्ट को चेक कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को चेक कर रहा हूँ, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, मुझे इसके लिए मेथड का वैलिडेशन करना पड़ेगा कि मेथड जो रिजल्ट जनरेट करेगा, मतलब जो रिजल्ट मुझे मिलने वाले हैं, क्या वो रिजल्ट एक्यूरेट है, क्या मेरी मेथड एक्यूरेट है, क्या इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए वो मेथड एक्यूरेट है या नहीं है। तो उस केस में हम उस मेथड का भी वैलिडेशन करते हैं। अब ये तीनों चीजें हो गई, प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन एंड एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। अब हम आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन। तो कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन क्या होता है कि जहां पर एक प्रोसेस, लाइक हमारा जो भी प्रोसेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जैसे ड्राइंग हो गया, बेकिंग हो गया, हमारा ब्लेंडिंग हो गया, हमारा लुब्रिकेशन हो गया, हमारा कंप्रेशन हो गया, जो भी हमारा एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए एक पर्सनल या कुछ ग्रुप ऑफ द पर्सनल जो उसको ऑपरेट करेंगे, लाइक ऑपरेटर, सुपरवाइजर, जो उसको रिव्यू करते हैं, जो उसको ऑपरेट करते हैं, इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं। देन हमको एक इक्विपमेंट जहां पर वो प्रोसेस बना रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट जिस इक्विपमेंट के ऊपर बनेगा तो वो प्रोडक्ट, ये तीनों चीज। उसके बाद एक हमारा कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर और उसमें सॉफ्टवेयर। अगर ये चारों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही जगह पर वर्क कर रही है और उससे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी प्रोसेस को फॉलो करके, किसी इक्विपमेंट का यूज करके, कोई पर्सनल उस सॉफ्टवेयर को, उस इक्विपमेंट को, उस प्रोसेस को ऑपरेट करने के बाद अगर हमको एक प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशंस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर चारों वैलिडेशंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो प्रोसेस वैलिडेशन है वो किस लिए यूज होता है कि प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए हम प्रोसेस वैलिडेशन यूज करते हैं ताकि हमको कंसिस्टेंट मिले। लेकिन उस प्रोसेस प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमको दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, तो अब जो पुराना प्रोडक्ट है उसको क्लीन करना है, तो क्लीन करने के लिए हमको एक प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट होता है। वो कंसिस्टेंट क्या प्रीवियस प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम क्लीनिंग वैलिडेशन यूज करते हैं। और इन सभी को चेक करने के लिए हम मेथड वैलिडेशन यूज करते हैं कि क्या हमने जो प्री डिफाइंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया था, क्या वो हमको मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब हमारे
क्लीनिंग वैलिडेशन का है। देन मेथड वैलिडेशन की मेथड वैलिडेशन, हाँ, हमको जो जो चीजें चेक करना है, मतलब जो हमने पैरामीटर्स चेक किए वो हमको प्रॉपरली मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मेथड में देखते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन। तो कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जहां पर एक पर्सन, एक प्रोसेस, एक इक्विपमेंट और एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर मिलकर साइमल्टेनियसली सारे एक साथ काम कर रहे हैं और उसके बाद हमको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो है हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन। तो अभी एक चीज इसके पहले हम एक डिस्कस और लेते हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट और रिविजन क्या होता है। एक इसके ऊपर पे हम थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, क्योंकि आजकल कुछ मिथ्स है, जैसे कि गाइडलाइंस में लिखा है कि रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कई सारे ऐसे जो पर्सन वैलिडेशन में वर्क कर रहे हैं उनके माइंड में ये फिक्स है कि रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हमको करना ही नहीं है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो डिमांड है, मतलब आपका जैसे कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको प्लान करना होता है कि प्रोस्पेक्टिव कब करना है, रेट्रोस्पेक्टिव कब करना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि प्रोसेस वैलिडेशन में अगर मेरा प्रोसेस कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मुझे कैसा पता चलेगा, जब तक कि वो वैलिड नहीं होगा। तो अगर वो वैलिड नहीं होगा तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट रिजल्ट मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस केस में मुझे रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन अलाउ नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता कि एक बैच को टेस्ट करूं और वो ओके हो जाए तो मैं उसको रिलीज कर दूं, नहीं। हमको वैलिडेशन के लिए जनरली 3 बैच ही लेना है, मिनिमम 3 बैच लेना है। बट ये रूल नहीं है कि हमको 3 लेना है, बट मिनिमम 3 होना चाहिए। क्यों मिनिमम 3 होना चाहिए, इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो अगर आप देखेंगे कि क्यों 3 बैचेस का ही रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो है कि हमारा जो जब भी हमको कोई किसी चीज को वैलिडेट करना है तो उसके लिए हमको 3 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। अब जैसे अगर मेरा जो पहला बैच का रिजल्ट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो 3 पॉइंट मिले, मतलब कि यहां से राइज हुआ और यहां से डाउन हुआ। इट मीन्स कि मेरा बैच कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर सपोज मेरा जो पहला रिजल्ट यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, मतलब कि कंटिन्यूसली राइजिंग है, तो इस केस में मैं नहीं कह सकता कि ये कंसिस्टेंटली हो रहा है, क्योंकि ये राइजिंग है, ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये राइजिंग, यहाँ पर मैं वैलिडेशन को कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके रिजल्ट इस तरह से आ रहा है, कंटिन्यूसली सारे रिजल्ट राइजिंग है, तो वो कंसिस्टेंट नहीं हुआ है, वो राइजिंग है। आपको 4th पेज भी लेना पड़ेगा अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि हमको जब भी वैलिडेशन को प्रूव करना है तो हमको 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है जनरली। तो अब 3 पॉइंट्स हमारे कंटिन्यूसली राइजिंग है, तो हम कंसिस्टेंट कह ही नहीं सकते। कंसिस्टेंटली के लिए हमको चौथा बैच लेना पड़ेगा। अगर चौथे बैच का रिजल्ट 3rd और 4th तो 2nd बैच से कम आ गया है, इट मींस कि अब हम उसको बेचते कंसिस्टेंटली है। ऐसे अगर सिमिलर अगर हमारे सारे बैच के रिजल्ट डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहे हैं, पहले का यहाँ आया, दूसरे का यहाँ आया, तीसरे का यहाँ आया, तो ये हमारा कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर हमारा बैच कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, देयर में बी सम एरर्स, तो हमको उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम 4th बैच लेते हैं तो 4th बैच लेने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारा बैच कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर उसका बैच कंटिन्यूसली राइजिंग या फॉलिंग है तो वहां पर हमको फिर से प्रोसेस को चेक करना है। तो इसीलिए 3 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है वैलिडेशंस के लिए। तो इसलिए हम इसको प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशंस में हम प्रोसेस को करते हैं, क्योंकि हम पेशेंट्स को एक कंसिस्टेंट प्रोसेस, विदाउट कंसिस्टेंटली प्रोसेस के हम प्रोडक्ट को रिलीज नहीं कर सकते। तो प्रोसेस वैलिडेशन के केस में क्या हुआ कि ये कंसेप्ट बहुत पहले आया था, उस समय काफी सारी इंडस्ट्रीज ने किया था और कुछ इंडस्ट्रीज ने नहीं किया था। तो उस समय इनिशियल फेज में क्या हुआ था कि रेगुलेटरी ने थोड़ा सा इसके ऊपर चांस दिया था कि आपने अगर वैलिडेशन नहीं किया है तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली आप उसको इवैल्यूएट कर लो। तो कुछ इंडस्ट्रीज इनिशियल में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अवेलेबल किया था, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया। तो अभी एक जो हमारा सेम केस हो गया है सीएसवी के लिए। तो सीएसवी में हम क्या करने वाले हैं कि पहले सीएसवी मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने नहीं किया है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन का अगर कॉन्सेप्ट 1994 से, लेकिन अभी तक
ये फार्मा में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सारे इंडस्ट्रीज में। अब जाकर ये कुछ इंडस्ट्री मतलब ऑलमोस्ट 20 या 30% इंडस्ट्री है जिन्होंने सीएसपी को अडॉप्ट किया है। लेकिन उन्होंने भी अडॉप्ट कैसे किया है, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली बेस किया है। कई सारी इंडस्ट्रीज को ऑब्जर्वेशन मिला है, उन्होंने क्या करा है, यूएसएफडीए को कंप्लायंस दिया। कंप्लायंस में उन्होंने क्या लिया है कापा में कि हम सारे सिस्टम हमारे पास जो भी है उनको फिर से इवेल्युएट करेंगे, उन क्या वो हमारे कंसिस्टेंटली ऑपरेट हो रहे हैं क्या, सारे सॉफ्टवेयर को हम रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट करेंगे। तो जितने भी सॉफ्टवेयर है फार्मा इंडस्ट्री में, सभी कंपनी मतलब जो मेन कंपनी से जिनको ऑब्जर्वेशन मिला है उन लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिवली सीएसवी किया है। तो अब इस केस में हमारा क्या है कि रेट्रोस्पेक्टिवली भी अवेलेबल है, मतलब एक्सेप्टेबल है, रेगुलेटरी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या है कि आपको पहले से ही डिफाइन कर देना है पैरामीटर सारे, आपके लिमिट्स, आपका प्रोसेस बनाने के पहले आपको सब कुछ डिसाइड करना है, वो होता है प्रोस्पेक्टिव। लेकिन बनने के बाद मार्केट में बेच अगर चला गया, उस बेच जाने के बाद अगर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। तो वही सेम केस सीएसवी के केस में यही है कि कई सारे बेचेस ऑलरेडी मार्केट में रिलीज्ड है, हजारों बेचेस रिलीज्ड है पिछले कई सालों से, लेकिन सीएसवी उनका ओके नहीं था, मतलब सीएसवी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं था। तो अब क्या किया है कि हमने रेट्रोस्पेक्टिवली बेस पे सीएसवी किया है। अगर हमको किसी बेस में कुछ किसी सिस्टम में कुछ क्रिटिकलिटी या कुछ अगर हमको कोई ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व हुआ है तो उसको हमने बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट उसको इवेल्युएट कर लिया है। ये हो हमारा प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट वैल्यूएशन की। कॉन्करेंट वैल्यूएशन में क्या होता है कि जैसे कोई सा प्रोडक्ट है उसका हाई डिमांड है, मतलब जैसे न्यू मॉलिक्यूल है, लाइक अभी अगर आपका देखे तो कोविड हुआ था रिसेंटली। कोविड में जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो वैक्सीन था हमारा, वो वैक्सीन का मतलब हाई डिमांड था। उस केस में उसका जब उसको डेवलपमेंट किया गया तो उसके बहुत सारे टेस्टिंग हो चुके थे और मार्केट में हाई डिमांड था। अभी उस केस में क्या करेंगे, वैलिडेशंस का वेट करेंगे, तब तक हम हमारा 3 बैच जब बनेंगे तब तक मार्केट में हमको बैच का बहुत हाई डिमांड है, उस प्रोडक्ट का हाई डिमांड है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्करेंटली बेस्ड ऑन द जस्टिफिकेशन, मतलब बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड, हम उसको 1 बैच हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है उसको हम रिलीज कर देंगे। और हमारा फिर सेकंड बैच हम जब बनते हैं तो जब सेकंड बैच को भी हम रिलीज कर देंगे, थर्ड बैच बनता है थर्ड बैच को भी हम रिलीज कर देंगे। मतलब यहाँ पर क्या है कि हम विदाउट कंक्लूडिंग ऑफ द वैलिडेशन, मतलब हम वैलिडेशन को कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसके पहले ही बैचेस को रिलीज कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा कॉन्करेंट रिलीज। एंड रीवैलिडेशन क्या होता है कि रीवैलिडेशन मतलब क्या कि आप सपोज कुछ चेंजेस हुआ है प्रोसेस में, या कुछ रेगुलेटरी में नए अपडेट्स आए, कुछ नई गाइडलाइंस आई है, कुछ हमारे इक्विपमेंट्स चेंज हुए, हमने फैसिलिटी को चेंज किया है, या हमने एरिया मॉडिफिकेशन किया है, कुछ भी किया है हमने लाइक, तो हमको वहां पर क्या करना है, रीवैल्यूएशन करना है। क्योंकि हमने जो इनिशियल वैल्यूएशन किया था वो किसी और फैसिलिटी के साथ किया था, लेकिन इस फैसिलिटी के लिए मतलब न्यू फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुई या न्यू इक्विपमेंट हुआ, इस केस में हमको रीवैल्यूएशन करना है। तो उसके भी सडन क्राइटेरिया होते हैं कि किस केस में हमको रीवैल्यूएशन कंप्लीट करना है या पार्शियल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इक्विपमेंट चेंज किया है फॉर इन ड्राइंग स्टेज, तो हमको उस केस में प्रोसेस का वैल्यूएशन ड्राइंग स्टेज पे करना है, बाकी हमको 2 स्टेज पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मेरा प्रोसेस प्रोडक्ट वैलिडेटेड है। लेकिन अगर कंप्रेसर मशीन है तो कंप्रेसर मशीन पे भी ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट चेंज किया है वहां पर, तो मुझे वहां पर फिर से करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे ब्लेंडिंग स्टेज और कोटिंग स्टेज पे नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट उस स्टेज पे वैलिडेटेड है। तो इस केस में हम बेस्ड ऑन द जस्टिफिकेशन, बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट, हम इस तरह से वैल्यूएशन को कम भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा जनरल वैल्यूएशन। तो आपको नाउ आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस वैल्यूएशन क्या होता है, क्लीनिंग वैल्यूएशन क्या होता है, एनालिटिकल मेथड वैल्यूएशन क्या होता है, एंड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम वैल्यूएशन क्या होता है। आपको प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट एंड रीवैल्यूएशन के बारे में पता चल गया होगा कि क्या है ये। अभी हम बात करते हैं सीएसवी, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम वैलिडेशन एंड कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। तो
जनरली अगर ये न्यू टर्म्स आया है सीएसए का, मतलब इसको अगर बोलते हैं कि सीएसए इज द क्रिटिकल थिंकिंग एंड सीएसवी इज द डॉक्यूमेंटेड लोड, मतलब कंप्लीट सिस्टम का वैलिडेशन करना। लेकिन आज की डेट में जो चैलेंजेस आ रहा है वो क्या आ रहा है कि रिसेंटली जैसे ऑडिटर, आप जब भी आपके रेगुलेटरी इंस्पेक्टर आपके पास आते हैं तो आप बोलते हैं आपने सीएसवी किया है, तो आप बोलते हैं हमने सीएसवी नहीं, हमने सीएसए किया है। तो ठीक है, हमको दिखाइए डॉक्यूमेंट। जब वो डॉक्यूमेंट देखते हैं तो वो चेक करते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपने ये वाला टेस्ट कहाँ पर वेरीफाई किया। तो हमने कहा कि ये टेस्ट क्रिटिकल नहीं है, तो हमने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्योंकि अगर हम स्क्रीनशॉट सारी चीज का लेते हैं तो हमारा नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि अगर हमको पासवर्ड मास्किंग चेक करना है कि पासवर्ड मास्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी क्रिटिकल है। अगर किसी ने पासवर्ड चेक कर लिया तो आपने चेक किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, आपने उसको दिखा दिया, तो सीएसए में वो तो मिल गया। लेकिन अगर आपने कोई सी चीज सीएसए में क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे नहीं लिया, तो उसका एविडेंस चाहिए कि आपने इसको कैसे किया, एविडेंस कहाँ है इसका, एविडेंस नहीं है। तो सीएसवी और सीएसए ऑलमोस्ट एक ही है, मतलब सिमिलर है। सीएसए में क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट, इनिशियल जो रिस्क असेसमेंट होते हैं, जो वेंडर ने, हमारे सप्लायर ने हमको जो डॉक्यूमेंट दिया है ऑलरेडी क्वालिफाइड करके, हम वहां से कुछ डेटा लेकर, रेगुलेटरी का डेटा लेकर, जैसे कि हमारा 21 CFR पार्ट 11 का जो रिक्वायरमेंट है उसको, और वेंडर का डेटा लेकर, और हम भी कुछ इनिशियल जो प्री रिक्विजिट मतलब प्री डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बेस पे हम एक इनिशियल रिस्क असेसमेंट करते हैं। उस इनिशियल रिस्क असेसमेंट के बाद हमको क्या कि बहुत सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी कवर्ड है, मतलब वेंडर ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, या किसी पैरामीटर का रिस्क कम है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, उसको जो हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट वगैरह जो हम बनाने वाले हैं उसमें हम जो टेस्टिंग को रिड्यूस कर देंगे, मतलब हम केवल क्रिटिकल टेस्टिंग को ही करने वाले हैं। जैसे ऑडिट ट्रायल जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑडिट ट्रायल में डिलीट ऑप्शन, मतलब अगर हम किसी डेटा को डिलीट कर रहे हैं, यूजर को डिलीट कर रहे हैं, तो वो वहां पर रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा है। अगर यूजर को डिलीट किया है, सपोज अगर एक यूजर ऑलरेडी बना हुआ है, अगर हमने उस यूजर को डिलीट किया, तो उस यूजर को डिलीट करने के बाद उस यूजर का डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग है, और ये वेंडर जनरली इस चीज को टेस्ट नहीं करता है। तो हमको क्या करना है, ये चीज टेस्ट करना है कि क्या उसको, मतलब वेरीफाई करना है। इवन वेंडर तो टेस्ट करता ही है हालांकि, बट हमको भी वेरीफाई करना है कि हमारा जो यूजर, हमने किसी यूजर को डीएक्टिवेट किया या डिलीट किया सिस्टम से, तो क्या उसको डिलीट करने के बाद हमारा डेटा उस पर्टिकुलर जो पर्सन है उससे रिलेटेड जितना डेटा था, क्या वो तो डिलीट नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है सिस्टम में। क्योंकि क्या होता है कि वैसे डिलीट ऑप्शन सीएसवी में नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब अगर आप यूएसएफडी में जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि आपका डिलीट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि कुछ सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस है, वहां पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन नहीं होता है, डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन होता है, तो आपको डिलीट करना ही पड़ेगा। या तो फिर नया सॉफ्टवेयर लेंगे, हम वेंडर से बात करके उसको अपग्रेड करेंगे, तो इवन उसमें कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा। तो क्या कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं यहीं पर कि ठीक है, हम उसका एक डिस्कशन बनाएंगे कि हम यूजर को डिलीट करेंगे, हमने उसको इवेल्युएट कर लिया है, टेस्टिंग करके चेक कर लिया है कि उससे जो भी मतलब हमारा डेटा डिलीट करने के बाद हमारा जो डेटा ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इस तरह से जो सीएसए होता है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होता है, और सीएसवी क्या होता है, कंप्लीट सिस्टम वैलिडेशन, मतलब कि आपको हर एक चीज का एविडेंस, क्योंकि वैलिडेशन का डेफिनेशन ही है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। और कई बार ऑडिटर जो चीज क्रिटिकल नहीं होती उसके लिए भी वो एविडेंस मांगते हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है कि किस को क्रिटिकल कंसेप्ट करें। हालांकि इनिशियल फेज में हम उसको क्रिटिकल, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिटिकल होती है जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑडिटर के ऊपर। कोई ऑडिटर आता है, कोई इंस्पेक्टर आता है, वो एविडेंस के थ्रू ही मांगते हैं, स्क्रीनशॉट मांगते हैं, आपने ये क्यों कवर नहीं किया। तो इसलिए मतलब हालांकि दोनों की दोनों जो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सेम है, आप अगर जस्टिफाई कर पाए, और अगर आपके यहाँ पर जो रेगुलेटरी इंस्पेक्टर है अगर वो जस्टिफाई हो जाए आपके जस्टिफिकेशन से, आपने जो एक्सप्लेन किया उससे, तो देयर में भी चांस कि आपको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं मिलने वाला, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो कुछ इंस्पेक्टर होते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस में देखा है कि कुछ इंस्पेक्टर एक्सेप्ट नहीं करते हैं,
क्योंकि वो तो एविडेंस का है। कई बार उनको फिर हमने वापस से दोबारा उनको कंप्लायंस देते हैं, तो कंप्लायंस में फिर से हम उस पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके उनको या तो ड्यूरिंग ऑडिट ही, मतलब जब ऑडिट चल रहा होता है उसी समय हम एक प्रोटोकॉल बेस्ड स्टडी क्रिएट करते हैं, इमीडिएटली उसको ऑनलाइन ही दिखा देते कि ऑलरेडी ये हमारा सॉफ्टवेयर उस चीज को मीट कर रहा है, ठीक है, ये उसका एविडेंस है। बट ये हमारा क्रिटिकल नहीं था, ये हमारा इनिशियल डॉक्यूमेंट में था, उसके बेस पे हमने इसको कवर नहीं किया था, बट बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन वी हैव चेक और हमको वो ओके मिला है। एंड ऑलरेडी हमने इस पार्ट को हमारा जो फंक्शनल रिस्क असेसमेंट है और इनिशियल रिस्क असेसमेंट है उसमें हमने इसको कर लिया है। तो अभी यहाँ पे जो सबसे मेन जो डिफरेंस इसमें क्या है कि सीएसए में आपको इनिशियली बहुत वर्क करना है, मतलब आपको क्रिटिकल चीजों के बारे में बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इवन आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग ज्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेना पड़ेगी, क्योंकि किस सॉफ्टवेयर में कौन सा पैरामीटर क्रिटिकल है, कौन से चीजें क्रिटिकल है। जैसे अगर प्रिंट दे रहे हैं तो कोई प्रिंट ऑटोमेटिकली पर्सन की हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा है और प्रिंट भी हो रहा है, सेम प्रिंट आउट एक पीडीएफ कॉपी सेव हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आपको इनिशियली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सा चीजें क्रिटिकल है। सबसे पहले हमारा वैल्यूएशन प्लान बनता है, उसके बाद हमारा बनता है इनिशियल रिस्क असेसमेंट, फिर हमारा रेगुलेटरी रिस्क असेसमेंट, जीएक्सपी रिस्क असेसमेंट, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट है, ये सारा बनता है। उसके बाद हमारे कई सारे डिलीवरेबल्स है, जैसे कि आपका फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, आपका यूआरएस इनिशियल बनता है, यूआरएस, एफआरएस, सीएस, डीएस, आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू, इवन आपका ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स और आपका सिस्टम रिलीज सर्टिफिकेट एंड वैलिडेशन समरी रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें बनती है। तो ये ऑलरेडी हम एक मतलब इसको हम नेक्स्ट वीडियो, मतलब हमारा जो शायद वीडियो नंबर 5 या 6 नंबर का जो वीडियो है उसमें इसको हम डिटेल में कैसे टेस्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं, कैसे टेस्ट प्लान करते हैं, ये सब कुछ हम वीडियो नंबर 7 में देखेंगे। अभी तो इसमें जस्ट बेसिक ओवरव्यू है। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब सीएसपी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये रिलायबिलिटी के लिए, मतलब रेगुलेटरी आपके यहाँ ऑडिट करने आ रहे हैं, तो क्या होता है कि ह्यूमन जो रहता है वो इमोशन होता है, मतलब इमोशनल ड्रिवन होता है, बिहेवियरल ड्रिवन होता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो अगर कोई गलती करता है तो अपनी गलती को छुपाने के लिए, मतलब अपनी गलती छुपा सकता है वो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो सोचता है, वो इमोशनल है, तो वो अपने सोच के लिए वो किसी चीज को हाइड कर सकता है। तो वहां पर क्या है कि अगर रेगुलेटरी जो आते हैं वो हमारे ऊपर उनका रिलायबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि आपका मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर पर्सन को टाइम नोट करना है, कोई बैच को स्टार्ट करना है, अगर उसको 11:15 से स्टार्ट करना है, अगर उसने उसको 11:30 पे स्टार्ट किया, अगर वो 11:15 भी लिख देगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, कौन देख पाए, उसको खुद को पता है। ऐसा ही सेम वो बैक डेट कर सकता है, बैक टाइम कर सकता है, तो उससे क्या रिलायबिलिटी कम होती है। अगर उससे कुछ गलती हो गई, कुछ मिस हो गया तो वो बाद में फिल कर सकता है। तो ये चीजें पॉसिबिलिटीज है सारी की सारी। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए सीएसवी का इंट्रोडक्शन हुआ है फार्मा में, कि आपका जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, मतलब रोबोट है आपका, आप जो भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऑडिट ट्रायल में रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी वो ऑडिट ट्रायल में आपका डिलीट नहीं होना चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो ये सारा वो सर्वर पे होना चाहिए ताकि ऑनलाइन हो, उसका बैकअप भी होना चाहिए। तो क्या होगा कि अब यहाँ पर अगर पर्सन ने 11:15 को स्टार्ट नहीं किया और 11:30 को स्टार्ट किया है तो उसको 11:30 ही डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑडिट ट्रायल में रिकॉर्डेड है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो डेटा का जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज होता है। अगर डेटा का रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो रेगुलेटरी है, जो रेगुलेटरी इंस्पेक्टर्स है, वो हमको हमारे पे ट्रस्ट करेंगे, और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये सब कुछ इसलिए हमारा सीएसवी का इंट्रोडक्शन हुआ है। लेकिन सीएसवी का इंट्रोडक्शन आज नहीं हुआ है, सीएसवी ऑलरेडी 1994 से ऑलमोस्ट आ गया है। जैसे कई सारी इसकी गाइडलाइंस भी आ गई, इसी गाइडलाइन के गेम 4, गेम 5 तक आ चुका है, इसके 5 वर्जन हो चुके हैं गाइडलाइन के भी। कई बार इसकी गाइडलाइन भी रिवाइज हो गई है,
वो भी हम हमारा नेक्स्ट वीडियो शायद 3 या 4 नंबर का वीडियो है, उसमें हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि इसका गाइडलाइन कैसा है, कैसे इसको हम करते हैं, क्या रेगुलेटरी का रिक्वायरमेंट है, ये हम उसमें बात करेंगे। इसमें सिर्फ हम बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं मतलब। तो अभी यहाँ पर इसीलिए हम उसका CSV का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया है रिलायबिलिटी के लिए। और जैसा भी अगर आपने देखा होगा 2014 और 16 17 के अक्रॉस कई सारी इंडस्ट्रीज को USFDA ने वार्निंग लेटर दिए। क्यों दिए? क्योंकि वहां पर उनको कोई डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज मिले। तो उस केस में क्या होगा कि रेगुलेटरी का ट्रस्ट कम हो गया है। अगर आपको रेगुलेटरी के ट्रस्ट को इंक्रीज करना है, आपके बिजनेस को एक्सपांड करके उसको अगर एक बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको आपके यहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये इसलिए उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो इस वीडियो में हमने जो पहले हमने एक इनिशियल वीडियो बनाया था कि हम पहले वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर कुछ चीजें छूटती भी है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हमारे कंटिन्यूसली सीरीज है, इस सीरीज में हम उनको वहां पे कवर कर लेंगे। तो जनरली यहाँ पर जो मेरे को समझाना आपको था वो यही है कि एक कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए एक ह्यूमन है, पर्सनल है, उसको ऑपरेट कर रहा है। वो ऑपरेट कर रहा है तो उससे एक इक्विपमेंट कंट्रोल हो रहा है और उस इक्विपमेंट में जैसे प्रोसेस डिफाइंड है। अभी आपको प्रोसेस दिखेगा नहीं। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कि आपको जो चीजें दिखती है, मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, हमको उसको क्वालिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर आपका इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट को हम टच कर सकते हैं तो इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन होता है। इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को हम टच कर सकते हैं तो उसका कैलिब्रेशन होता है। तो अभी क्वालिफिकेशन और कैलिब्रेशन में क्या डिफरेंट है कि क्वालिफिकेशन क्या होता है कि जिससे किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि अगर उस इक्विपमेंट का यूज करके, मतलब किसी एक चीज का यूज करके अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस केस में क्या है क्वालिफिकेशन है। लेकिन अब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है और किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको हम चेक कर रहे हैं, मतलब मेजर कर रहे हैं, तो वहां पर कैलिब्रेशन होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि क्वालिफिकेशन और कैलिब्रेशन क्या है और वेरिएशन क्या है। वेरिएशन क्या होता है कि जहां पर वो चीजें हमको दिखती नहीं है, मतलब फिजिकली हमको दिखती नहीं है, इसलिए हम उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। मतलब हम देख सकते कि वो चीज अच्छी है बुरी है, प्रोसेस अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, नहीं। हमको उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ सेंसर्स चाहिए अगर हमको उस प्रोसेस को देखना है तो जहां पर जो चीजें हमको नहीं दिखती है उसका हमको वेरिएशन करना है। जैसे अगर मेथड वेरिएशन में जाएंगे तो आपको मेथड दिखता नहीं है, मेथड के पैरामीटर डिफाइंड है। अभी मेथड में क्या हो रहा है, कॉलम के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसलिए वहां पर आप वो दिखता नहीं है, इसलिए आप उसका मेथड का वेरिएशन करते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन और आपका जो इक्विपमेंट है उसका क्वालिफिकेशन। तो वेरिएशन, कैलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन में ये मेन डिफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है वो उसमें भी एक हिडन प्रोसेस चल रही है। तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उस सारे पैरामीटर को, मतलब हमारा जो प्रोसेस के पैरामीटर है कि आपका ग्रेन्युलेशन आपका 60 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं होना चाहिए ड्राइंग के टाइम पे, या आपका जो आरपीजी या आरएमजी का जो स्पीड है वो इतना नहीं होना चाहिए, आपका जो फ्लूटाइजेशन, मतलब कि आपका एफबीपी में या एफबीडी में अगर आप कोई चीज को ड्राई कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर ऑलरेडी डिफाइंड है और वो सारे पैरामीटर आपके सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो रहे हैं। अगर वो सारे सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो रहे हैं, प्रोसेस भी है, ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। नाउ आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि सारी चीजें हमारी वीडियो बन के कवर हो गई है और कुछ नहीं कवर हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि हम इस चैनल को और नई दिशा में ले जा सके और बहुत सारी लर्निंग्स लेके आएंगे।